अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास का इतिहास। यानी कि प्यारे बच्चों, आप सभी लोग थंबनेल देख करके समझ चुके होंगे कि हम लोग पढ़ रहे हैं इकोनॉमिक्स को। ठीक है, यानी सोशल साइंस के इकोनॉमिक्स का आज ये मेरा तीसरा क्लास है और इससे पहले मैंने इसका 2 क्लास ले लिया है। जो बच्चे नहीं देख सके होंगे उस क्लास को जा करके फिर दोबारा आप लोग देख सकते हैं। क्लास 10th इकोनॉमिक्स 2026 के नाम से जो प्लेलिस्ट बना है उसमें यह दोनों क्लास आप लोगों को देखने के लिए मिल जाएगा और ये आज तीसरा क्लास तो आप देख ही रहे हैं। ठीक है, तो आइए एक बार फिर से आप सभी का इकोनॉमिक्स की दुनिया में बहुत बहुत स्वागत करता हूं प्यारे बच्चों। तो सभी लोग जो है अर्थशास्त्र अभी क्लास देखने आए हैं अर्थशास्त्र का। ठीक है, जो कि मेरा आज ये तीसरा क्लास है बच्चों। तो तीसरा क्लास में सभी बच्चे अगर जुड़े हैं इसका मतलब कि आप क्लास 10th के विद्यार्थी हैं। ठीक है, तो चलिए बच्चों, आज आपका जो है इकोनॉमिक्स का तीसरा क्लास होने जा रहा है। तो हम कल के क्लास में यानी कि इससे पहले वाले क्लास में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया है बच्चों, सबसे पहले उसका हम करेंगे रिवीजन। ठीक है ना, कि कल हम लोग क्या क्या पढ़ लिए हैं। ठीक है ना, तो चलिए बच्चों, सबसे पहला आप लोग देखेंगे यहाँ पर कि हम लोग कल के क्लास में पढ़े थे अर्थव्यवस्था के प्रकार। क्या पढ़े थे? अर्थव्यवस्था के प्रकार को हम लोग पढ़े थे। अर्थव्यवस्था के प्रकार हम लोग पढ़ लिए थे बच्चों। और ये अर्थव्यवस्था के प्रकार आखिर हैं कौन कौन, उसे मैं बताना चाहूंगा आप सभी को। ठीक है, तो आइए यहाँ पे अर्थव्यवस्था के प्रकार जो है 3 प्रकार है। ठीक है, इसमें अर्थव्यवस्था के 3 प्रकार है। सबसे पहला था प्यारे बच्चों पूंजीवादी। क्या था जी? पूंजीवादी था। ठीक है ना, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था आप लोग इसको कह सकते हैं। उसके बाद आपको हो जाएगा समाजवादी अर्थव्यवस्था। समाजवादी अर्थव्यवस्था। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पे था क्या? मिश्रित अर्थव्यवस्था। मिश्रित अर्थव्यवस्था। ठीक है ना, तो अर्थव्यवस्था के जो प्रकार है, सबसे पहले अर्थव्यवस्था का मतलब आप लोग समझ चुके होंगे बच्चों पहले ही, और फिर दोबारा आपको वे रिपीट करना चाहूँगा। यानी कि अर्थव्यवस्था का मतलब होता है, अर्थव्यवस्था का मतलब होता है कि अपने देश का जो है ना, अभी अपने देश का आर्थिक स्थिति जो है कैसा है, अपने देश को चलाने के लिए रुपए पैसे का जो है ना आर्थिक स्थिति कैसा है, और रुपए पैसे की स्थिति को ही क्या कहते हैं? आर्थिक व्यवस्था कहते हैं। ठीक है, तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था हो जाएगा, समाजवादी अर्थव्यवस्था और मिश्रित अर्थव्यवस्था को जो है कि मैंने पहले पढ़ा दिया है बच्चों। ठीक है, आप जाकर के पीछे के क्लास में देख सकते हैं बच्चों। ठीक, उसके बाद आप लोग नेक्स्ट टॉपिक, यहाँ पे पहला हो गया ये टॉपिक। दूसरा टॉपिक में बच्चों आप लोग क्या पढ़े थे? आप लोग पढ़े थे आर्थिक विकास। क्या पढ़े थे जी? आर्थिक विकास को आप लोग पढ़ चुके हैं बच्चों। ठीक है, उसके बाद है तीसरा नंबर पॉइंट में समावेशी विकास। समावेशी विकास आप लोग पढ़ चुके हैं। समावेशी विकास, ठीक है ना, समावेशी विकास यानी जिस विकास से पूरे वर्गों के लोगों का जो है ना उद्धार होता है, पूरे लोगों के वर्गों का विकास होता है। जैसे चाहे उच्च कास्ट के लोग हो चाहे नीच कास्ट के लोग हो, सभी वर्गों के लोगों का जब विकास होता है उसको हम कहते हैं समावेशी विकास। और उसके बाद हम लोग पढ़े थे बच्चों, इसी में पढ़े थे सतत विकास। आप लोग को याद दिलाना चाहूँगा बच्चों कि सतत विकास का मतलब होता है कि अभी वर्तमान के साथ साथ जो है अपनी अगली पीढ़ी को ध्यान में रखते हुए जो विकास किया जाता है उसको हम लोग कहते हैं सतत विकास। जैसे गांव-गांव जो है तालाब खुदवाना सरकार के द्वारा जो है सड़कों के किनारे जो है पेड़ पौधों को लगवाना, ये सभी यानी कि जल के संरक्षण को ध्यान में रखते हुए जो है ना कार्यों को कराना क्या कहलाता है? सतत विकास कहलाता है। यानी वर्तमान समय के साथ साथ भावी पीढ़ी को भी ध्यान में रखते हुए जो विकास किया जाता है उसे सतत विकास कहते हैं बच्चों। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हो जाएगा 5वां नंबर पॉइंट। हम लोग क्या पढ़े थे? आर्थिक नियोजन हम लोग पढ़ चुके हैं बच्चों। क्या पढ़े जी? आर्थिक नियोजन। आर्थिक नियोजन हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, आर्थिक नियोजन हम लोग पढ़ चुके हैं बच्चों। ठीक है ना, तो चलिए इस प्रकार ये सारे पॉइंट्स हम लोग पीछे वाले क्लास में पढ़ चुके हैं। आज का पॉइंट हम लोग का क्या होने वाला है बच्चों, चलिए फटाफट से बिना देरी किए उसको भी देख लेते हैं। ठीक है ना, आइए चलिए बच्चों, नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखेंगे योजना आयोग, है ना। उसके बाद पॉइंट क्या है जी? योजना आयोग।
योजना आयोग किसे कहते हैं? योजना का मतलब बच्चों आप लोगों को मैंने पहले ही बता दिया है कि प्लान हम कहते हैं अंग्रेजी में, ठीक है ना। योजना को हम अंग्रेजी में क्या कहते हैं बच्चों? तो प्लान कहते हैं, ठीक है। यानी प्लान बनाना को हम क्या कहते हैं? योजना आयोग कहते हैं। अपने देश को चलाने के लिए, अपने देश में जो है ना सारी व्यवस्था का तालमेल मिला करके रखने के लिए हम क्या करते हैं? योजना आयोग का गठन किए थे, यानी किया गया था, ठीक है ना। यानी कि हम लोग यहाँ पे देखेंगे योजना आयोग किसे कहते हैं। तो सबसे पहले योजना आयोग का गठन कब हुआ था बच्चों? तो ये 15 मार्च 1950 को हुआ था। कब हुआ था जी? 15 मार्च 1950 को योजना आयोग का गठन किया गया था। यानी जब हमारा देश आज़ाद हुआ था, देश जब आज़ाद हुआ था और संविधान जब बनाए जा रहे थे, उसी समय जो है ना योजना आयोग का गठन किया गया था, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे अगला पॉइंट, इसका पॉइंट क्या है बच्चों? योजना आयोग से संबंधित कुछ मुख्य तथ्य है। यहाँ पे देखेंगे योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष कौन होता है बच्चों? योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष कौन होता है? यानी उसमें जो एक बहुत बड़ा पद के रूप में देखा जाता है योजना आयोग को, उस पद के मुख्य कौन होता है, यानी कि प्रधान कौन होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखेंगे योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष, यहाँ पे लिख सकते हैं आप लोग कि योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष कौन होता है बच्चों? तो भारत के मुख्यमंत्री भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। अध्यक्ष कौन होता है बच्चों? भारत के प्रधानमंत्री होते हैं, है ना। भारत के प्रधानमंत्री होते हैं, ठीक है, याद रखना इसे, ठीक है ना। योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं बच्चों? तो ये जो है ना भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष, मैंने क्या बोला? पदेन अध्यक्ष, है ना। चलिए दूसरा अगला पॉइंट इसमें हम लोग देखेंगे बच्चों कि योजना आयोग का गठन कब हुआ था, जो कि मैंने यहाँ पे लिख दिया है। तो योजना आयोग का गठन कब हुआ था? 15 मार्च 1950 को हुआ था बच्चों, ठीक है। योजना आयोग का गठन मैंने क्या बोला बच्चों कि ये जो है ना योजना आयोग का गठन जो है 15 मार्च 1950 को हुआ था बच्चों, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अगला पॉइंट हम लोग देखेंगे, योजना आयोग के एक उपाध्यक्ष भी होते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे लिखूंगा क्या कि योजना आयोग के एक उपाध्यक्ष भी होता है, ठीक है। उपाध्यक्ष भी होता है, ठीक है। योजना आयोग के जो है एक उपाध्यक्ष भी होते हैं बच्चों, ठीक है। तो योजना आयोग के जो उपाध्यक्ष होते हैं उसमें सदस्य कितने होते हैं बच्चों? ठीक है, उसमें योजना आयोग के एक उपाध्यक्ष भी होते हैं, ठीक है। और इसमें जो है यानी कि योजना आयोग में सदस्य कितने होते हैं? तो लिखेंगे कि इसमें सदस्य जो है 8 होते हैं, यानी कि लिखेंगे इसमें 8 सदस्य होते हैं, ठीक है ना। 8 सदस्य होते हैं, ओके। योजना आयोग में कितने सदस्य होते हैं? अगर कोई आपसे पूछता है या फिर आपके एग्जाम में सवाल आते हैं कि योजना आयोग में जो है कितना सदस्य होते हैं, तो आप लिखेंगे बच्चों कि 8 सदस्य होते हैं। 8 पे आप लोग क्या करेंगे कि टिक लगा देंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अगला पॉइंट होने वाला है बच्चों, देखेंगे आप लोग, लिखेंगे एक योजना आयोग का नाम क्या हुआ कि बाद में बदल करके और योजना आयोग से क्या किया गया था कि नीति आयोग रख दिया गया था। तो ये घटना कब हुआ था बच्चों? जानना जरूरी है ना, बिल्कुल, कि योजना आयोग का नाम बदल करके और नीति आयोग इसका नाम कब रखा गया था, ये जानना बिल्कुल जरूरी है बच्चों, ठीक है। यानी कि हम यहाँ पे लिखेंगे कि 1 जनवरी को, ठीक है ना, 1 जनवरी 2015 को, ठीक है, 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग का नाम बदल दिया गया था, ठीक है ना। यानी लिखेंगे क्या? बदलकर, योजना आयोग का नाम बदलकर क्या रखा गया था बच्चों? तो नीति आयोग कर दिया गया। क्या कर दिया गया जी? नीति आयोग, नीति है ना, ऐसे लिखा जाता है, नीति आयोग कर दिया गया है ना जी। योजना आयोग का नाम 1 जनवरी 2015 को बदल करके क्या कर दिया गया बच्चों? तो नीति आयोग
कर दिया गया था। ठीक है ना। नेक्स्ट अगला पॉइंट देखें। चलिए प्यारे बच्चों हम बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। ये सारी चीज जो है आप अगर नहीं समझ में आते हैं तो इसको बार बार अगर आप रिपीट कर लेते हैं बच्चों तो ये सारा चीज आपको कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है ना। और सिलेबस से जो है ना एक भी क्वेश्चन आपको नहीं छूटेंगे बच्चों। ठीक, तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। ठीक, उसके बाद है योजना आयोग के एक उपाध्यक्ष भी होता है। उपाध्यक्ष कितने होते हैं? तो एक होते हैं। और इसमें सदस्य कितने होते हैं? तो यहाँ पे सदस्य जो है 8 होते हैं। ठीक है ना। उसके बाद 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग का नाम बदलकर नीति आयोग रख दिया गया था। ये क्लियर हो गया ना? क्लियर हो गया ना जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए बच्चों नेक्स्ट कुछ पॉइंट इसमें से रह गए थे, यानी कि इसमें से और कुछ पॉइंट है कि भारत में पंचवर्षीय योजना कब लागू हुआ था। ठीक है ना। तो कब से कब लागू हुआ था? तो लिखेंगे भारत में कुल 12 पंचवर्षीय योजना लागू हुआ है। ठीक है ना। यानी कि यहाँ पे लिखेंगे कि भारत में कुल मिलाकर के बच्चों देखें तो कुल 12 पंचवर्षीय योजना लागू है। कुल 12 पंचवर्षीय योजना है ना। कुल जो है 12 पंचवर्षीय योजना, 12 पंचवर्षीय योजना लागू है। पंचवर्षीय योजना लागू है। ठीक है। भारत में अगर परीक्षा में पूछता है बच्चों, भारत में अगर पूछता है कि पंचवर्षीय योजना, भारत में कुल पंचवर्षीय योजना कितने लागू हुए हैं बच्चों अभी तक? तो 12 पंचवर्षीय योजना लागू है। ठीक है, 12 पंचवर्षीय योजना लागू है। ठीक, उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे आगे आप लोग लिखेंगे कि पहली पंचवर्षीय योजना की अवधि कब से कब तक था, है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे बच्चों कि पहली पंचवर्षीय योजना है ना। पहली पंचवर्षीय योजना जो है बच्चों 1951 से लेकर के बच्चों 1956 तक था। 1956 तक था। ठीक है ना। 1951 से लेकर 1956 तक था बच्चों। ठीक, पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956 तक था, यानी कि इसके बीच में हुआ था बच्चों। और अंतिम की बात की जाए ना तो आप लोग यहाँ पे लिखेंगे कि अंतिम पंचवर्षीय योजना कब हुआ था, कब लागू हुआ था बच्चों? तो 2012 से लेकर के 2012 से 2017 तक लागू था। ठीक है ना। ठीक है, तक था, इतना तक था। ठीक है, चलिए 2012 से लेकर 2017 तक था। कौन पंचवर्षीय योजना बच्चों? तो अंतिम पंचवर्षीय योजना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे हम लोग देखेंगे राष्ट्रीय विकास परिषद। अगला पॉइंट क्या है बच्चों? राष्ट्रीय विकास परिषद। राष्ट्रीय विकास परिषद है ना जी, परिषद, राष्ट्रीय विकास परिषद है ना जी। तो राष्ट्रीय विकास परिषद से हम क्या समझते हैं? देखिए हमारा जो राष्ट्र है उसके विकास के लिए जो भी कार्य किए जाते हैं उसको हम कहते हैं राष्ट्रीय विकास परिषद। यानी कि इसकी हम परिभाषा कैसे लिखेंगे बच्चों? तो ध्यान देंगे, यहाँ पर हम लिख सकते हैं राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन, यहाँ पे लिखेंगे राष्ट्र विकास, यानी अपने देश को विकास करने के लिए गठन बनाया गया था। तो यहाँ पे लिखेंगे राष्ट्र विकास परिषद का गठन, राष्ट्र विकास परिषद का गठन। ठीक है ना। राज्य सरकार, यहाँ पे लिखेंगे राज्य सरकार और गठन, राज्य सरकार और योजना आयोग के बीच, है ना, योजना आयोग के बीच राज्य सरकार और योजना आयोग के बीच तालमेल और सहयोग, है ना। पहले के समय में क्या होता था कि केवल केंद्र सरकार अपना काम करती थी, जो भी काम करती थी अपने सोच समझ करके कोई भी काम करती थी। लेकिन अब क्या हो गया है ना बच्चों कि जब केंद्र सरकार कोई काम करती है तो उसको क्या होता है कि राज्य सरकार से, यानी कि मुख्यमंत्री से, चीफ मिनिस्टर से जो है क्या करना पड़ता है कि राय मसौदा करना पड़ता है। ठीक है ना।
तो इसके लिए आप कहेंगे कि राज्य सरकार और योजना आयोग के बीच क्या होता है, एक योजना आयोग जो है ना, प्रधानमंत्री उसका अध्यक्ष होता है। तो योजना आयोग खुद किसी काम को करती थी, तो बाद में हुआ कि ये मुख्यमंत्री से भी उसका तालमेल बैठा लिया गया कि कोई अगर काम किया जाता है तो मुख्यमंत्री का भी उसमें क्या रहेगा कि सहयोग रहेगा, भूमिका रहेगा, ठीक है ना। तो तालमेल, और यहाँ पे लिखेंगे राज्य सरकार और योजना आयोग के बीच तालमेल और सहयोग के वातावरण के लिए किया गया है। सहयोग के वातावरण के लिए किया गया है। सहयोग के वातावरण के लिए किया गया है, ठीक है ना, किया गया है, ठीक है, किया गया है, ठीक। उसके बाद अगला पॉइंट आप लोग यहाँ पर देखेंगे बच्चों, इसमें जो है ना और भी कुछ पॉइंट रह गए हैं, इसको ध्यान से देखेंगे। कह रहे हैं कि राज्य परिषद का गठन, आप लोग बताओ बच्चों, कमेंट बॉक्स में लगा देना कि राज्य परिषद का गठन, ठीक है ना, राज्य परिषद का गठन है ना, राज्य परिषद का गठन 6 अगस्त 1952 को किया गया था। राज्य परिषद का गठन 6 अगस्त कब किया गया था जी? 6 अगस्त 1952 को किया गया था। 6 अगस्त 1952 को हुआ था, 52 को हुआ था, ठीक है ना। राज्य परिषद का गठन 6 अगस्त 1952 को हुआ था, ठीक है। अब देखिए, ये राज्य परिषद का मतलब होता है कि राज्य में भी एक परिषद बनाया गया जिसमें योजना आयोग जो था, योजना जो बनाया जाता था भारत के क्रियाकलापों को जो है चलाने के लिए, उसको अच्छी तरह से मिलाने के लिए। तो जब योजना आयोग क्या किया कि जब मुख्यमंत्री से अपना जब राय विमर्श करना जब शुरू कर दिया, तो उस समय एक राज्य के लिए भी राज्य परिषद बनाया गया। और इस राज्य परिषद का गठन कब किया गया बच्चों? तो 1952 में किया गया, जहाँ पे प्रधानमंत्री आते थे और सारे मंत्रियों से क्या करते थे कि किसी काम के लिए राय मसौदा करते थे, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप लोग यहाँ पे समझ सकते हैं, समझे कि नहीं, ठीक है ना। चलिए अब जो है, अब लिखेंगे यहाँ पे एक और पॉइंट है कि राष्ट्रीय विकास परिषद के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। यहाँ पे एक और लिख सकते हैं कि राष्ट्रीय विकास परिषद के अध्यक्ष कौन होता है जी? अध्यक्ष कौन होता है जी? तो प्यारे बच्चों, पीएम होते हैं। पीएम यानी प्रधानमंत्री होते हैं, प्राइम मिनिस्टर होते हैं, ओके, ठीक है ना। यहां तक बच्चों समझ गए होंगे सभी लोग। तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चले ना, चला जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों, ठीक है, ठीक है ना। चलिए, ये राष्ट्रीय विकास परिषद को अगर अंग्रेजी में कहा जाए ना बच्चों, राष्ट्रीय विकास परिषद को अगर हम लोग अंग्रेजी में कहें तो इसको हम कहते हैं, जानते हैं क्या? इसको हम लोग कहते हैं एनडीसी। क्या कहते हैं जी? एनडीसी। इसको कहते हैं नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, है ना, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल कहा जाता है, ठीक है। चलिए अगला पॉइंट, चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चले ना। चलिए, इसी में क्या कुछ और पॉइंट बाकी रह गए हैं, उसको हम जल्दी से आपको बताने की कोशिश करते हैं, ठीक है। आइए, चलिए उसके बाद यहाँ पे हम लोग देखेंगे राष्ट्रीय विकास परिषद के, उसके बाद यहाँ पे कुछ पॉइंट रह गए हैं। जैसे यहाँ पे हम लिखेंगे कि राष्ट्रीय विकास परिषद, है ना, राष्ट्रीय विकास परिषद के सदस्य सभी राज्य के कौन होते हैं? तो मुख्यमंत्री होते हैं, ठीक है ना। लिखेंगे यहाँ राष्ट्रीय विकास परिषद के सदस्य जो है, सदस्य सभी राज्य के कौन होते हैं बच्चों? तो सीएम होते हैं, यानी कि मुख्यमंत्री होते हैं, सीएम होते हैं, ठीक है ना। यानी कि कौन होता है? चीफ मिनिस्टर होते हैं, ठीक है ना। चलिए ओके, आगे बढ़े। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब लिखेंगे नेक्स्ट पॉइंट, यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे बच्चों कि योजना राष्ट्र विकास परिषद, ठीक है ना। अगला पॉइंट है योजना
राष्ट्र विकास परिषद, योजना राष्ट्र विकास परिषद, विकास परिषद है ना, योजना राष्ट्र विकास परिषद, ठीक है, योजना राष्ट्र विकास परिषद। यहाँ पे आगे लिखेंगे क्या, के द्वारा अनुमोदित किया जाता है, परिषद के द्वारा क्या क्या, योजना राष्ट्र किसके द्वारा, योजना राष्ट्र विकास परिषद के द्वारा, विकास परिषद के द्वारा अनुमोदित किया जाता है, अनुमोदित किया जाता है, अनुमोदित किया जाता है, ठीक है ना, यानी कि उनका अनुमोद किया जाता है, यानी इन्हीं के द्वारा क्या किया जाता है कि बढ़ाया जाता है, बढ़ाया जाता है, उसका क्या किया जाता है कि उसको जो है एक्टिव किया जाता है, एक्टिव यानी कि एक तरह से आगे बढ़ाया जाता है, ठीक है ना। यहाँ पे कह रहा है योजना राष्ट्र विकास परिषद के द्वारा अनुमोदित किया जाता है, उसकी अध्यक्षता किया जाता है बच्चों, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अगला पॉइंट हम लोग देखेंगे बच्चों। चलिए अगला पॉइंट की तरफ हम चलते हैं, थोड़ा सा लंबा पॉइंट होने वाला है लगभग, तो इसलिए मैं इसको जो है हटाता हूं और आगे वाला पॉइंट क्या होगा बच्चों ध्यान से देखेंगे सभी लोग। आइए बच्चों अगला पॉइंट हम लोग का होने वाला है कि आप जो है मुद्रा प्रणाली से क्या समझते हैं, वस्तु विनिमय प्रणाली से क्या समझते हैं, ठीक है ना। ठीक उसी प्रकार एक है बैंकिंग प्रणाली से आप क्या समझते हैं बच्चों। तो सबसे पहला आइए मैं यहाँ पे पॉइंट लिखता हूँ क्या, कि आप जो है वस्तु विनिमय प्रणाली से क्या समझते हैं बच्चों, ठीक है ना, यानी वस्तु विनिमय प्रणाली, विनिमय प्रणाली से प्रणाली से आप क्या समझते हैं, वस्तु विनिमय प्रणाली से। चलिए वस्तु विनिमय प्रणाली मैं यहाँ पे केवल लिखता हूँ और इसका जो है मैं डेफिनेशन दे रहा हूँ बच्चों, तो इसका आप डेफिनेशन दे सकते हैं। वस्तु विनिमय प्रणाली का डेफिनेशन जो है क्या कहते हैं उसको, जैसे वस्तु से किसी एक वस्तु से कोई दूसरा वस्तु अगर अदल बदल करके, जैसे मान लीजिए कि अगर रखा जाता है ना, तो हम उसको कहते हैं वस्तु विनिमय प्रणाली। मान लीजिए कि आपके पास जो है गाय है, आपको भैंस की आवश्यकता है, और कोई दूसरा व्यक्ति है जिसके पास केवल भैंस है, उसको गाय की आवश्यकता है, ठीक है ना। तो आप एक गाय लेकर के उसको दे देंगे और दूसरा भैंस वहां से आप ला लेंगे। यानी कि मान लीजिए जैसे कि आप लोग जो है धान उन चुरा उरा करके जो है कुछ बच्चे घर से ले जा करके बेच देते हैं दुकान को, ठीक है ना। तो दुकान में धान लेकर के जाते हैं और उधर से भूजा खरीद के ला देते हैं, ठीक। तो उसको हम क्या कहेंगे कि धान के बदले भूजा को दे दिया गया और भूजा के बदले धान को दे दिया गया, ठीक। तो हम इसको कहेंगे वस्तु विनिमय प्रणाली, यानी कि वस्तु के बदले वस्तु का लेन देन क्या कहलाता है, वस्तु विनिमय प्रणाली। यानी कि यहाँ पे हम लिखेंगे कि वस्तु से यहाँ पे क्या लिखेंगे, वस्तु से वस्तु का लेन देन, वस्तु का लेन देन है ना, वस्तु से वस्तु का लेन देन क्या कहलाता है बच्चों, वस्तु विनिमय प्रणाली कहलाता है, वस्तु विनिमय प्रणाली, वस्तु विनिमय प्रणाली कहलाता है, वस्तु विनिमय प्रणाली कहलाता है बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट आप लोग समझ चुके हैं यहाँ तक। चलिए आगे बढ़ेंगे। मौद्रिक प्रणाली क्या है, क्या है बच्चों, मौद्रिक प्रणाली, मौद्रिक प्रणाली क्या है, यानी कि मौद्रिक प्रणाली को चलिए हम परिभाषित करने की कोशिश करेंगे बच्चों, ठीक है। मौद्रिक प्रणाली, मौद्रिक प्रणाली क्या है इसके बारे में आप लोग समझेंगे। यानी मुद्रा से वस्तुओं या फिर सेवाओं को खरीदा जाए उसको क्या कहते हैं। जैसे मुद्रा मतलब हो गया रुपए पैसा, है ना, रुपए पैसे से, यानी कि मुद्रा से वस्तु या तो वस्तु को, ठीक है ना, वस्तु या सेवा को खरीदा जाए, सेवा को खरीदा जाए, है ना जी, खरीदा जाए,
सेवा को खरीदा जाए उसे क्या कहते हैं? क्या कहलाता है बच्चों? वह मुद्रा प्रणाली कहलाता है। मुद्रा प्रणाली कहलाता है। मुद्रा प्रणाली कहलाता है, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए कि हमको स्केच लेना है और किसी दूसरे व्यक्ति को किसी कॉपी की आवश्यकता है, ठीक है, और मैं गया और क्या किया कि एक मेरे पास बहुत सारे कॉपियाँ हैं, ठीक है ना। तो एक कॉपी को मैंने क्या किया कि उठा लिया और ले जा करके उसको दे दिया, उससे मैंने एक स्केच ले लिया, ठीक है ना। तो हम वहाँ पे क्या कहेंगे? वस्तु विनिमय प्रणाली हुआ है। अगर मान लीजिए कि जाते हैं 50 रुपये दे देते हैं किसी दुकानदार को और उससे जो है स्केच खरीद के ला देते हैं, उसको कहेंगे बच्चों मुद्रा प्रणाली। मुद्रा प्रणाली, मैंने क्या कहा बच्चों? तो मुद्रा प्रणाली, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाए। उसके बाद देखेंगे हम लोग बैंकिंग प्रणाली। क्या देखेंगे जी? बैंकिंग प्रणाली, ठीक है ना। बैंकिंग प्रणाली, ठीक है। तो बैंकिंग प्रणाली क्या है? लिखेंगे बैंक के माध्यम से चेक द्वारा विनिमय करना, ठीक है ना। यानी कि यहाँ पे लिखेंगे बच्चों कि बैंक के माध्यम से यानी कि चेक द्वारा, चेक काट कर दिया जाता है ना कि चेक ले लीजिए, कि चेक लीजिए और जा करके अपना जो है बैंक से पैसा निकाल लीजिएगा, ठीक है ना। उसको क्या कहेंगे? बैंकिंग प्रणाली कहते हैं। यानी कि बैंक के माध्यम से चेक द्वारा जो है, चेक द्वारा, ठीक है ना, चेक द्वारा विनिमय की क्रिया का, विनिमय यानी विनिमय मतलब लेन देन, ठीक है, विनिमय, चेक द्वारा विनिमय की क्रिया का, विनिमय की क्रिया का क्या होता है बच्चों? क्रिया का जब संप्रदान होता है, संपादन या फिर संपादन भी कह सकते हैं। क्रिया का क्या होता है बच्चों? संपादन होता है, ठीक है ना। संपादन होता है उसे बैंकिंग प्रणाली कहा जाता है। संपादन होता है उसे बैंकिंग प्रणाली कहा जाता है। क्या कहा जाता है जी? बैंकिंग प्रणाली, ठीक है ना, बैंकिंग प्रणाली कहा जाता है। ओके, तो बैंक के माध्यम से जो हम लोग पैसा वैसा निकालते हैं ना, तो उसको हम लोग कहते हैं बैंकिंग प्रणाली, ठीक है। अब जो है यहाँ पे आप लोग नेक्स्ट देखेंगे, जैसे कि मान लीजिए कि एटीएम से हम लोग निकाल रहे हैं, ठीक है ना, या फिर बैंक से जाकर के अगर हम लोग निकालते हैं तो हम उसको कहेंगे बैंकिंग प्रणाली। यानी किसी भी प्रकार से बैंक से संबंधित आप काम कर रहे हैं, पैसा को निकाल रहे हैं या फिर पैसा डाल रहे हैं, तो उसको हम क्या कहेंगे? बैंकिंग प्रणाली कहेंगे। पैसा से किसी चीजों को खरीद रहे हैं पैसा दे करके, उसको क्या कहते हैं बच्चों? तो मौद्रिक प्रणाली कहते हैं। और वस्तु से वस्तु का अगर लेन देन कर रहे हैं, वस्तु के बदले वस्तु दे करके अगर आप वस्तु को ले रहे हैं, तो उसको कहेंगे वस्तु विनिमय प्रणाली, ठीक है ना। तो यहाँ तक समझ चुके होंगे बच्चों। तो फटाफट से जो है ना एक बार कमेंट बॉक्स में आप जो है ना दिल का इमोजी लगा दीजिएगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट आगे की तरफ बढ़ते हैं बच्चों फटाफट से, ठीक है। चलिए जो भी बच्चे अगर चाह रहे हैं कि इसका स्क्रीनशॉट अगर हम ले लेते हैं ना, तो हमें तीनों विनिमय का प्रणाली हमें मिल जाएगा। तो फटाफट इसका आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं बच्चों, ठीक है। वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए बच्चों नेक्स्ट, इसके बाद हम लोग देखेंगे क्या? कोर विनिमय प्रणाली, है ना, सॉरी कोर बैंकिंग प्रणाली, कोर बैंकिंग प्रणाली, है ना। तो कोर बैंकिंग प्रणाली से आप क्या समझते हैं मेरे बच्चे? आप इससे क्या समझते हैं? तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि एक संकेत से कोर बैंकिंग प्रणाली का मतलब पासवर्ड समझ रहे हैं ना अपने एटीएम का, या फिर अभी जो बहुत सारे बच्चे यूपीआई कर दे रहे हैं, यूपीआई, है ना, यूपीआई जैसे कि फोन पे से भेज रहे हैं तो गूगल पे है, सबका यूपीआई एक ही होता है, ठीक है ना। तो उसको क्या कहते हैं? कोर बैंकिंग प्रणाली कहते हैं। तो इसको हम लोग परिभाषित कैसे करेंगे बच्चों? इसको हम कैसे परिभाषित करेंगे? तो आप यहाँ पे लिखेंगे कि एक संकेत से, संकेत का मतलब कोड होता है, ठीक है ना। एक संकेत से एक व्यक्ति दूर उपस्थित, क्या बच्चों? तो दूर उपस्थित, ठीक है ना, दूसरे व्यक्ति को, है ना, यहाँ पे लिखेंगे क्या? दूसरे व्यक्ति को, है ना, दूसरे किसको? क्या बोला मैंने कि एक संकेत, एक व्यक्ति
सॉरी एक संकेत एक व्यक्ति दूसरे दूर उपस्थित दूसरे व्यक्ति को, ठीक है, क्या बोला मैंने, एक संकेत एक व्यक्ति दूर उपस्थित दूसरे व्यक्ति को क्या कर सकता है बच्चों, तो उसी बैंक के माध्यम से पैसा का क्या कर सकता है, हस्तांतरण करना कोर बैंकिंग कहलाता है। क्या कहलाता है, कोर बैंकिंग कहलाता है। यानी दूसरे व्यक्ति को उसी बैंक के माध्यम से, उसी बैंक यानी कि जिस बैंक में हो गया है ना, उसी बैंक के माध्यम से दूसरे किसी के, उसी बैंक में दो व्यक्ति का खाता है, ठीक, और उसी बैंक में गया और उसके खाता पे कुछ पैसा को भेजवा दिया है ना, तो उसी को कहते हैं कोर विनिमय प्रणाली, कोर बैंकिंग प्रणाली। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे क्या, दूसरे व्यक्ति को, और फिर कहेंगे उसी बैंक के माध्यम से, उसी बैंक के माध्यम से, उसी बैंक के माध्यम से, उसी बैंक के माध्यम से पैसा का हस्तांतरण करना, से पैसा का समझ रहे हैं ना, ट्रांसफर यानी कि हस्तांतरण, हस्तांतरण ट्रांसफर को कहते हैं हस्तांतरण। ठीक है ना, हस्तांतरण करना कोर बैंकिंग कहलाता है, हस्तांतरण करना कोर बैंकिंग कहलाता है, बैंकिंग कहलाता है, कोर बैंकिंग कहलाता है। ओके, तो यहां से आप लोग समझ सकते हैं इन चीजों को। ठीक है ना, कह रहा है कि एक संकेत एक व्यक्ति, एक संकेत, यह क्या है, एक प्रकार का संकेत है, इसका मतलब कि यह एक प्रकार का संकेत है। ठीक है, यानी संकेत से, ठीक है, लिख सकते हैं, एक संकेत से एक व्यक्ति दूर उपस्थित दूसरे व्यक्ति को उसी बैंक, ठीक है ना, अरे दो बार हो गया है बच्चों, सॉरी, उसी बैंक के माध्यम से, ठीक है ना, पैसा हस्तांतरण करना कोर बैंकिंग कहलाता है। ठीक है, थोड़ा सा भाषा टफ है बच्चों, इसको समझ लेना आप लोग ध्यान से। ठीक है, कोर बैंकिंग कहलाता है। ठीक है ना, उसके बाद आते हैं बच्चों, देखते हैं हम लोग एटीएम क्या है, ऑटोमेटिक टेलर मशीन। एटीएम क्या है बच्चों, एटीएम आप लोग देखे हैं, वो पतला सा छोटा सा प्लास्टिक वाला जो कार्ड होता है, जिससे आप लोग जाते हैं और सर से ऐसे पैसा निकाल लेते हैं एटीएम से, एटीएम डाले और उसका जो है पासवर्ड दबाए और उसके बाद पैसा को निकाल लेते हैं बच्चों, उसी को हम क्या कहते हैं बच्चों, तो एटीएम कहते हैं। अंग्रेजी में इसको ऑटोमेटिक टेलर क्या कहते हैं बच्चों, मशीन कहते हैं। ठीक है ना, एटीएम को। ठीक है, चलिए, तो इसको लिखेंगे प्लास्टिक के एक छोटे से कार्ड पर, यहां पर लिखेंगे एटीएम के बारे में कि प्लास्टिक के एक छोटे से कार्ड पर है ना, कार्ड पर क्या होता है बच्चों, क्या होता है, तो अंकित संकेत के आधार पर, अंकित संकेत होता है उसमें, कुछ एक ऐसे संकेत होता है, जो क्या करता है, एटीएम में काम करता है। यानी अंकित संकेत के आधार पर, है ना, संकेत के आधार पर क्या करता है बच्चों, आधार पर क्या करता है जी, तो आधार पर, ठीक है ना, कहीं भी तथा किसी भी समय, कहीं भी तथा किसी भी समय क्या करता है बच्चों, कहीं भी या फिर किसी भी समय निर्धारित बैंक के केंद्र से, ठीक है ना, निर्धारित बैंक के केंद्र से, है ना जी, निर्धारित बैंक के केंद्र से, केंद्र यानी सेंट्रल से, ठीक है ना, केंद्र जो होता है ना, जो मेन ब्रांच होता है, उसके केंद्र से कर रहा है, बैंक के केंद्र से क्या कर सकता है बच्चों, क्या कर सकता है, तो पैसा निकालने की सुविधा से, पैसा निकालने की सुविधा, है ना जी, पैसा निकालने की सुविधा, अरे समझ में, तो एटीएम से सुविधा ही तो होता है पैसा निकालने में। जैसे कि एटीएम लिए और पॉकेट में ऐसे रख लिए और निकल गए मार्केट गए तो फट मिल गया एटीएम,
और फट से क्या करेंगे कि एटीएम को जाएंगे, पासवर्ड दबाएंगे और एटीएम यूज करके पैसा को निकाल लेंगे और अपना मार्केट आराम से हम लोग कर लेंगे। तो इसी सुविधा, पैसा निकालने की सुविधा क्या कहलाता है बच्चों? एटीएम प्रणाली कहलाता है। सुविधा एटीएम प्रणाली कहलाता है। एटीएम प्रणाली, देखिए एटीएम प्रणाली भी आ गया है, गजब, एटीएम प्रणाली कहलाता है, ठीक है ना, कहलाता है। ओके, एटीएम प्रणाली कहलाता है। ओके, चलिए अब जो है थोड़ा सा देखते हैं हम लोग डेबिट कार्ड के बारे में और क्रेडिट कार्ड के बारे में, ठीक है ना। तो चलिए यहाँ तक क्लियर हुआ बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं, डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड के बारे में हम लोग देखने की कोशिश करते हैं बच्चों, ठीक है। ओके, चलिए बच्चों, इसके बाद हम लोग देखेंगे डेबिट कार्ड, ठीक है ना। डेबिट कार्ड को देखेंगे, डेबिट कार्ड, ठीक है। तो डेबिट कार्ड का परिभाषा हम लोग कैसे लिख सकते हैं कि एक प्लास्टिक का ऐसा कार्ड होता है जिसके द्वारा अपने बैंक में पैसा जो जमा हुआ रहता है ना, उसका हम लोग उस कार्ड से उपयोग कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि इसका परिभाषा अगर हम लोग लिखना चाहें बच्चों, तो लिख सकते हैं कि बैंक के द्वारा दिया गया, किसके द्वारा दिया गया रहता है जी? बैंक के द्वारा, बैंक के द्वारा दिया गया, है ना, बैंक के द्वारा दिया गया प्लास्टिक का वैसा कार्ड, किस चीज का कार्ड होता है बच्चों? तो प्लास्टिक का वैसा कार्ड, ठीक है ना, प्लास्टिक का वैसा कार्ड होता है। यह जो है ना प्लास्टिक का एटीएम देखे हैं, सेम उसी के टाइप का वो भी होता है, डेबिट कार्ड भी, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे प्लास्टिक का वैसा कार्ड जिसके द्वारा बैंक में जमा राशि का उपयोग किया जा सके, है ना, किया जा सके, बैंक में जमा राशि का उपयोग किया जा सके, उसे क्या कहते हैं मेरे बच्चे? तो डेबिट कार्ड कहते हैं। उसे डेबिट कार्ड कहते हैं, डेबिट कार्ड, है ना, उसे डेबिट कार्ड कहते हैं, डेबिट कार्ड कहते हैं। फिर से बच्चों रिपीट करना चाहूँगा थोड़ा सा, बैंक के द्वारा दिया गया प्लास्टिक का वैसा कार्ड, ठीक है, बैंक के द्वारा दिया गया प्लास्टिक का वैसा कार्ड जिसके द्वारा बैंक में जमा राशि का उपयोग किया जा सके, उसे डेबिट कार्ड कहते हैं, ठीक है। उसे क्या कहते हैं बच्चों? डेबिट कार्ड कहते हैं। ठीक इसी का एक और जुड़वा भाई आता है जिसको क्या कहते हैं? क्रेडिट कार्ड कहते हैं, ठीक है। अगला पॉइंट क्या होगा? क्रेडिट कार्ड, है ना जी। क्या कहेंगे बच्चों? क्रेडिट कार्ड, यानी कि यह भी किसके द्वारा दिया गया रहता है जी? ठीक है, यह भी किसके द्वारा? तो बैंक के द्वारा ही जारी किया जाता है इसको भी, यानी कि लिखेंगे कि बैंक के द्वारा जारी किया गया प्लास्टिक का वह कार्ड, ठीक है, प्लास्टिक का वह कार्ड जो क्या करता है बच्चों? जिसके आधार पर इसके बारे में अभी डीपली समझाते हैं आपको, ठीक है। जिसके आधार पर पहले आप लोग इसको लिखिए एक बार, ठीक है। जिसके आधार पर क्या किया जाता है? उसके धारक द्वारा, ठीक है, उसके धारक द्वारा पैसा अथवा वस्तु प्राप्त किया जाता है। धारक द्वारा पैसा अथवा वस्तु प्राप्त किया जाता है ना, पैसा अथवा वस्तु प्राप्त किया जाता है, ठीक है। उससे पैसा प्राप्त कीजिए या चाहे कोनो वस्तु प्राप्त कीजिए। जैसे मान लीजिए कि हमेशा आपके बैंक में जो है ना, हमेशा आपके खाते में 2 लाख रुपए रह रहे हैं हमेशा, ठीक है। तो उस स्थिति में आपको क्रेडिट कार्ड मिल जाता है, क्योंकि आपके बैंक का जो है मेंटेनेंस बना रहता है, ज़्यादा पैसा आपके बैंक में हमेशा रह रहा है, ठीक है। तो उस स्थिति में आप जो है क्रेडिट कार्ड को अप्लाई कर सकते हैं। और क्रेडिट कार्ड, देखिए
क्रेडिट कार्ड सभी को नहीं मिल पाता है बच्चों। जिसके अकाउंट में जो है कम अगर पैसा रहता है उनको क्रेडिट कार्ड नहीं मिल पाएगा। यानी अकाउंट में जो है ना ज़्यादा जो है खाते में पैसा हमेशा मेंटेनेंस जो बनाए रखता है उसके पास जो है क्रेडिट कार्ड जो है अप्लाई करने का ऑप्शन मिलता है और वह क्रेडिट कार्ड अप्लाई करके और क्रेडिट कार्ड प्राप्त कर सकता है। और अब क्रेडिट कार्ड से ही उसके बैंक में अगर पैसा नहीं भी रहता है तो लिमिटेशन होता है उसका कि 20,000 तक खर्च कर सकता है क्रेडिट कार्ड से, 50,000 तक, 1 लाख तक खर्च कर सकता है। जो खर्च किसका होगा तो बैंक का होगा और उसको कुछ दिन का लिमिट होता है जो कि उसी लिमिट में जो है फिर बैंक को वह पैसा जो है पूरा करना रहता है। ठीक है ना, बस हम उसी को कहते हैं क्रेडिट कार्ड। ठीक है ना, तो यहाँ पे प्राप्त किया जाता है उसे क्रेडिट कार्ड कहते हैं। उसे क्या कहते हैं बच्चों, क्रेडिट कार्ड। उसे क्या कहते हैं, क्रेडिट कार्ड। ठीक है ना, क्रेडिट कार्ड कहते हैं, उसे क्रेडिट कार्ड कहते हैं। एटीएम में ऐसे नहीं होता है, आपके अकाउंट में अगर पैसा है, ठीक है, देखिए दोनों में फर्क होता है। ठीक है, दोनों में फर्क होता है बच्चों। क्रेडिट कार्ड का मतलब होता है आपके बैंक में पैसा नहीं भी रहता है तो भी आप क्रेडिट कार्ड से अपना शॉपिंग कर सकते हैं। लेकिन एटीएम में जो है, एटीएम से शॉपिंग करने के लिए आपके अकाउंट में हमेशा बैलेंस होना चाहिए, तब ही जा करके आप कहीं भी शॉपिंग कर सकते हैं। ठीक है ना, तो एटीएम में और क्रेडिट कार्ड में यही फ़र्क है। ठीक है, तो चलिए बच्चों आज के लिए बस इतना ही। तो फिर अगला बहुत सारा पॉइंट है हम लोग का, बहुत ही दमदार अभी पॉइंट है आपको ये इकोनॉमिक्स में, तो कल लेकर के आ रहे हैं इसी अंदाज में फिर नेक्स्ट क्लास को। तब तक के लिए सभी प्यारे बच्चों को मेरे तरफ से टाटा।